जिस मोसाद चीफ के मारे जाने की खबर आ रही है वो भी हाल ही में जून 2026 में अपने पद से रिटायर हुए थे। ईरान समर्थित मीडिया ने मोसाद के तत्कालीन चीफ डेविड बार्निया की मौत का दावा किया है और बार्निया की जगह अब रोमन गोफमैन नए चीफ बनाए गए हैं। पहले डेविड बार्निया के बारे में जान लीजिए। डेविड डाडी बार्निया, जन्म 29 मार्च 1965, अश्केलॉन, इजराइल। मोसाद चीफ 2021 से जून 2026 तक। पहले मोसाद के डिप्टी चीफ रहे और ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के चीफ रहे। इजराइल की बेहद प्रतिष्ठित कमांडो यूनिट में भी सेवा दी। ईरान के हिटलिस्ट पर क्यों थे? बार्निया के कार्यकाल में ईरान मोसाद की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रहा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता के खिलाफ बार्निया बहुत आक्रामक थे। खुफिया अभियानों को लेकर हमेशा वो ईरान के विरोध में खड़े रहे और 2020 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या का मामला भी उन्होंने ही करवाया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की योजना और निगरानी में भी अहम भूमिका बताई जाती है और जो हमला हुआ इजराइल और अमेरिका का, उसमें भी बार्निया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिस डेविड बार्निया के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उनके कुछ बड़े ऑपरेशंस क्या कुछ रहे हैं, क्यों वो ईरान के निशाने पर आए, उनके कार्यकाल में हमास, हिजबुल्ला, ईरान सब पर अटैक कैसे हुआ और क्या बार्निया ही जंग के मुख्य किरदार थे। अब तक बार्निया के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। माना यह जाता है कि डेविड बार्निया को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। न्यूक्लियर आर्काइव की चोरी, तेहरान में मोसाद का सबसे बड़ा जासूसी ऑपरेशन, गुप्त गोदाम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के हजारों दस्तावेज चुराने की कोशिश, ईरान के छिपे परमाणु प्लान की अहम जानकारी निकालने की कोशिश, फखरीजादे की हत्या, ईरान के न्यूक्लियर मैन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग, परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की 2020 में हत्या कर दी गई थी, जिसमें इजराइल की भूमिका व्यापक तौर पर सामने आई थी और यह बात रिपोर्ट में दर्ज है। बार्निया तब मोसाद के वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे और बार्निया के लिए ईरान नंबर 1 टारगेट था। परमाणु कार्यक्रम पर मोसाद की पैनी नजर रहती थी। बार्निया के दौर में ईरान मोसाद की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक रहा। परमाणु, मिसाइल और सैनिक क्षमता से जुड़ी खुफिया जानकारी ईरान से बार्निया लगातार जुटाते रहे और उस जानकारी को लगातार अमेरिका के साथ शेयर करते रहे। यही नहीं, हिजबुल्ला के खिलाफ ऑपरेशन पेजर धमाकों से नसरल्ला तक ऑपरेशन में सक्रिय माने गए। 2024 में हिजबुल्ला के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में मोसाद की भूमिका सामने आई। पेजर ऑपरेशन और नसरल्ला की हत्या ने भी संगठन को बड़ा झटका दिया और इसके पीछे ईरान बार्निया को ही जिम्मेदार मानता था। हमास की घेरेबंदी, 7 अक्टूबर के बाद से हमास पर शिकंजा। मोसाद ने हमास के नेतृत्व, सैन्य ढांचे और नेटवर्क की जानकारी जुटाने पर फोकस किया। बंधकों की लोकेशन और रिहाई से जुड़ी खुफिया जानकारी भी बार्निया जुटाने में कामयाब रहे। यही नहीं, बंधकों की डील में भी बार्निया जासूस तक बने थे। इजराइल के मुख्य वार्ताकार बार्निया हमास के साथ बंधक रिहाई और युद्ध विराम जैसे बातचीत में भी शामिल रहे। कतर और दूसरे मीडिएटर्स के साथ उनकी गुप्त बातचीत भी काफी चर्चा में रही। ईरान के अंदर मोसाद का नेटवर्क, ईरान में बैठे इजराइल के गुप्त एजेंट से संपर्क, 2025 के इजरायली अभियान में ईरान के भीतर मोसाद नेटवर्क की भूमिका जो थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और यही नहीं, ईरान के जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे उनकी जानकारी भी बार्निया के पास हमेशा आती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी और जासूसी का जो कॉकटेल बार्निया ने तैयार किया उसने मोसाद को और इजराइल को और ज्यादा मजबूत किया और इसलिए इजराइल हमेशा ईरान से एक कदम आगे रहता। ह्यूमन्स के साथ साइबर और तकनीकी खुफिया क्षमताओं पर बार्निया हमेशा जोर देते थे। मकसद यह था कि दुश्मन की ताकत का पता ही ना लगाया जाए बल्कि उसे अंदर से खोखला भी किया जाए और आखिरी दम तक ईरान पर नजर बनाए रखें। बार्निया के लिए ईरान सबसे बड़ा मिशन था। उनके कार्यकाल में ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम लगातार टॉप टारगेट रहा। 2026 तक ईरान से जुड़ी खुफिया गतिविधियां उनकी रणनीति का अहम हिस्सा बनी रही। समझ गए होंगे, बार्निया ही वो शख्स थे जो हर तरह से ईरान के लिए न सिर्फ एक टारगेट थे बल्कि ईरान के लिए ईरान की नजरों में दुश्मन नंबर 1 रहे।
लेकिन अब जब बार्निया की संदिग्ध परिस्थितियों में मारे जाने की बात कही जा रही है तो इसके पीछे ईरान का हाथ माना जा रहा है। दरअसल बार्निया पिछले 5 साल से मोसाद के चीफ के तौर पर काम कर रहे थे और पिछले 5 साल में लगभग 3.5 साल तक इजराइल लगातार हमास से लड़ता रहा है और पिछले 5 साल में लगभग 1 साल से ज्यादा से इजराइल की ईरान से भी लड़ाई चली है। और जिस मोसाद के चीफ के तौर पर बार्निया काम कर रहे थे उसे इजराइल की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार खुफिया एजेंसी माना जाता है, जो अपने काम को बेहद खतरनाक तरीके से अंजाम देते हैं। मोसाद काम कैसे करता है? दरअसल मोसाद दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसियों में से एक है। मोसाद के खुफिया इनपुट के आधार पर ही खामेनेई को मारने के लिए इजराइल और अमेरिका ने प्लानिंग की और आपने देखा कि किस तरह से दोनों देशों ने मिलकर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामेनेई को मार दिया। दरअसल मोसाद का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। इजराइल की विदेशी खुफिया एजेंसी 1949 में स्थापना की गई। तेल अवीव के पास इसका हेडक्वार्टर है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जुटाना, लोगों और नेटवर्क से जानकारी जुटाना, उन सूचनाओं का विश्लेषण करना, जैसे कोई भी खुफिया एजेंसी काम करती है। टारगेट यह रहता है कि दुश्मन देशों की टॉप टू बॉटम हर एक जानकारी मौजूद है इजराइल के सिस्टम में और ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं इजरायली पीएम को। अक्सर ये माना जाता है कि मोसाद सीआईए के साथ मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम देता है, लेकिन कई बार मोसाद ने अकेले ही बड़े ऑपरेशंस को लीड किया है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स दुनिया भर में फैले हुए हैं और इजराइल के हर थ्रेट को वक्त से पहले निपटाने में महारत हासिल रखते हैं। लेकिन इस बार डेविड बार्निया ही निशाना बन गए, ऐसा माना जा रहा है। मोसाद के जिस पूर्व चीफ बार्निया की हत्या की खबर सामने आ रही है, उसी मोसाद ने कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिसने इजराइल के दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर ईरान ही क्यों ना हो, हर जगह मोसाद के खुफिया एजेंट्स पहले ही मौजूद थे। इनफैक्ट जब आयतोल्ला अली खामेनेई पर हमला हुआ, माना यह जाता है कि मोसाद के एजेंट्स ने ही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी और लिस्ट दी कि खामेनेई के साथ उस इमारत में कितने लोग मौजूद हैं, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया था खामेनेई के घर को। और ऐसे ही कई ऐसे ऑपरेशंस रहे हैं जिसमें मोसाद की कहानी सामने आती है। नाजी ऑफिसर का अपहरण, जर्मनी सेना के पूर्व अधिकारी एडोल्फ आइकमैन का अपहरण किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों के उत्पीड़न का आरोप लगा था। 1960 में मोसाद ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से अपहरण किया। एक इजरायली फ्लाइट अटेंडेंट के वेश में इजराइल लाया गया। एडोल्फ आइकमैन पर केस चलाकर उसे फांसी दी गई। रैथ ऑफ गॉड 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीट्स की हत्या कर दी गई। करीब 20 साल तक मोसाद ने ऑपरेशन चलाया। कीटोन यूनिट का यूरोप और मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों पर हमला, विस्फोटक, फोन और रिमोट बम का इस्तेमाल किया गया। हमले से जुड़े सभी आतंकवादियों को मार दिया गया। ऑपरेशन एंतेबे 27 जून 1976 को जब तेल अवीव से पेरिस जा रहा विमान हाईजैक हुआ। विमान में उस वक्त 248 यात्री और 10 से ज्यादा क्रू सवार था। विमान में मौजूद करीब 100 इजरायली यात्री थे। 4 आतंकवादी ने विमानों को हाईजैक किया और उसे युगांडा ले गए। मोसाद और इजराइल की वायुसेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में विमान को बाद में मुक्त कराया गया और इजरायली जवानों ने करीब 4000 किलोमीटर दूर रेड डाली और सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। हाँ, एक इजरायली कमांडो की जान जरूर चली गई थी। लेबनान में पेजर अटैक, जो कि अभी बहुत पुराना नहीं है, बहुत मशहूर हुआ। 17 सितंबर की कहानी है ये। 2024 को हिजबुल्लाह के बड़े लीडर्स के पास जो पेजर्स थे वो अचानक एक के बाद एक फटने लगे। यहां तक कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट होने लगे। माना यह जाता है कि मोसाद ने ही हिजबुल्लाह के कमांडर्स के पास, लड़ाकों के पास इन उपकरणों को प्लांट किया था, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, जिसके बाद हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके इसमें घायल हुए और ये मोसाद के एक सफलतम ऑपरेशन में गिना गया।
खामनेई को निशाना बनाने का ऑपरेशन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई तक मोसाद पहुंचा था और 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन किया। इसमें आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया गया, जबकि मुश्तबा खामनेई गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में मुश्तबा ईरान के सर्वोच्च नेता बने। अब आइए डेविड बार्निया के मौत के कारणों के ऊपर। सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि जैसे अमेरिका में लिंडसे ग्राहम की मौत हुई, ठीक उसी तरह से बार्निया की भी जान गई है। हालांकि आज तक लिंडसे ग्राहम की मौत की वजह का, कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि एफबीआई इस मामले में जांच कर रही है। आपको याद होगा, लिंडसे ग्राहम यूक्रेन से वापस लौटे थे जेलेंस्की से मुलाकात करने के बाद, और कुछ ही घंटों के बाद लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। पता चला कि मौत की वजह दिल की धमनी के फट जाने के कारण हुई। हालांकि ईरान ने पहले बताया कि VX नाम का एक जहर होता है जो कपड़ों के जरिए इंसान की शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर वो 2 घंटे से लेकर 18 घंटे के बीच इंसानों की जान ले लेता है। इस जहर की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इंसान के शरीर में जाने के बाद, मौत के बाद, इस जहर का ट्रेस नहीं मिलता है। और इसी जहर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को भी मारने की प्लानिंग कर चुका है ईरान, जिसका बाकायदा वीडियो भी जारी कर चुका है ईरान। हालांकि आज तक यह खुलासा नहीं हुआ कि लिंडसे ग्राहम की मौत किस तरह से हुई, या फिर डेविड बार्निया अगर मारे जा चुके हैं तो उनकी हत्या कैसे की गई या उनकी मृत्यु कैसे हुई। जाहिर सी बात है कि ईरान ने जो अपनी लिस्ट बनाई थी, उन टारगेट्स को वो चुन चुनकर ढूंढ रहा है और टारगेट भी कर रहा है, जिसे हाल ही में ईरान ने जारी किया था, जिसमें कई नेताओं को ईरान ने अपने किल लिस्ट में दिखाया था। अब उस लिस्ट में 2 लोग इस दुनिया में नहीं है, यानी ईरान अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर लगा हुआ है। तो ईरान के टारगेट पर कौन कौन है, उसकी किल लिस्ट में कौन कौन है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।